हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और अभी एग्ज़ाम्स के समय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेखन कला और शहरी जीवन। ये 11th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम देखेंगे कि आखिर लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत दुनिया में कहाँ पे पहली बार हुआ और कैसे ये संभव हो सका। तो जैसे ही हम लेखन कला की बात करते हैं या शहरी जीवन की बात करते हैं तो हमें अपने प्राचीनतम सभ्यताओं की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें से नाम आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह वही सभ्यता है जहां पर लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक गणराज्य में पड़ता है। और यदि हम इसके इस शब्द के अर्थ की बात करें तो यह वास्तव में एक यूनानी शब्द है। यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला है मैसोस और दूसरा जो शब्द है वो है पोटामस। मैसोस का मतलब होता है बीच और पोटामस का मतलब होता है नदी, यानी कि नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया है। यदि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें तो हमें यहां भी पता चलेगा दो नदियां, एक दजला और दूसरा फरात। दजला को टिग्रीस और फरात को यूफ्रेट्स कहा जाता है। तो दजला और फरात के नदियों के बीच में जिस सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। वर्तमान समय में यह इराक गणराज्य में पड़ता है। इराक गणराज्य में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले हम बात करेंगे इसके भौगोलिक दशा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस अगर पाई गई है तो वो किसी न किसी नदी के किनारे पाई गई है। अगर हम मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया के समकालीन जो सभ्यताएं थी, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे तट पर बसी थी। अगर हम चीन में देखें तो चीन में चीन की सभ्यता थी जो वांगहो रिवर के तट पर बसी हुई थी। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी हुई थी। यानी कि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो किसी न किसी नदी के तट पर, नदियों के किनारे ही बसती थी। नदी किनारे बसने के पीछे बहुत सारा रीजन था, जिसमें से पहला रीजन था जल की आवश्यकता की पूर्ति। यानी कि जीवन यापन के लिए पानी का जो महत्व है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी उपलब्धता के कारण, यानी कि नदियों के किनारे जल की उपलब्धता के कारण आमतौर पर जो सिविलाइजेशंस होती थी या एक तरह से जो सभ्यताएं थी वो यहाँ पर बसती थी। तो हम सबसे पहले इसकी भौगोलिक दशा की यदि हम बात करें तो दजला और फरात के यदि हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा। पहाड़ के ढलानों में आपको हरे भरे जंगल भी मिलेंगे। उन ढलानों में आपको बहुत सारे नहरें, झरने भी मिल जाएंगे। यानी कि यह वह इलाका था जहां पर लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। यह वह इलाका था जहां पर लोगों ने खेती करना शुरू किया था। आमतौर पर यदि हम बात करें तो खेती में वे लोग गेहूं उपजाते थे, जौ उपजाते थे, मटर उपजाते थे। तो इस तरह से खेती की शुरुआत इन्हीं इलाकों से हुई। अगर हम उत्तर की बात करें भौगोलिक दशा में, दजला फरात मेसोपोटामिया के उत्तरी हिस्से की बात यदि हम करें, नॉर्थन साइड की बात यदि हम करें तो नॉर्थन साइड जो था वो बड़े घास के मैदान थे, जिसको स्टेपी घास का मैदान कहा जाता है। और स्टेपी घास के मैदान में किसानों के बनिश पर पशुपालकों की तादाद अधिक थी। वे पशुपालक थे। आमतौर पर भेड़, बकरी, ऊंट
और जो है घोड़ा, ये सारा एक तरह से कहिए वे पालतू बनाते थे, इसका पशुपालन करते थे। अगर हम बात करें पूरब की बात करें तो पूरब की जो ईरान की पहाड़ी थी, इन पहाड़ियों से बहुत सारी नदियां, सहायक नदियां जो दजला में आकर मिलती थी, यह जो नदी थी इस दजला नदी में एक तरह से कहिए कि आकर मिलती थी, और यह एक परिवहन का काम, ईरान जाने के लिए, ईरान के लिए यह परिवहन का काम किया करता था, व्यापार के लिए इसमें परिवहन होता था। अगर हम बात करते हैं दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी जो हिस्सा था इसका, वो दक्षिणी हिस्सा इसको रेगिस्तान हम कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा कि यह मरुस्थल था, रेगिस्तान था। और जो नदियों के इर्द गिर्द का जो इलाका था, ये हरा भरा इलाका था, यहाँ पर खेती बाड़ी भी हो रही थी। और जो दूर का इलाका था, ये अमूमन ये क्या रहता था, जो दूर वाला इलाका था ये मरुस्थल इलाका था। तो जो हरा भरा इलाका था, आमतौर पर उन इलाकों में किसान रहते थे, और जो अर्ध शुष्क इलाका था या शुष्क इलाका था, वहां पर पशुपालकों की तादाद अधिक होती थी। तो ये तो बात थी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, यानी कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशा की बात थी। अब हम बात करेंगे शहरीकरण की। अगर हम बात करें शहरीकरण की तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर नगर जिसको सबसे पहले खोजा गया। आपको ये भी बता दें कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यह सबसे लंबे दिनों तक खुदाई की जाने वाली व्यवस्था, एक तरह से कहिए कि ये सभ्यता है। मान के चलिए कि यह 1840 ईस्वी में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई और आज तक इसकी खुदाई चल रही है। हालांकि इसकी खुदाई इतने लंबे समय तक चलने के पीछे एक धार्मिक रीजन भी है, एक धार्मिक कारण भी है कि जो ईसाई धर्मावलंबी है, ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत यहां से हुई थी, यानी कि मेसोपोटामिया से ही हुई थी। और उसके बाइबल में जिस मेसोपोटामिया का जिक्र है, वो उसको जमीन पर ढूंढना चाह रहे थे, इसलिए इसकी खुदाई सबसे लंबे समय तक हुई है। 1840 में इसकी खुदाई हुई और सबसे पहले जो नगर खोजा गया वो उर नगर था। कहते हैं कि यह जो उर नगर था, यहाँ पर लोग आमतौर पर व्यापार ज्यादा कर रहे थे, पशुपालन के साथ साथ व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसके पीछे का जो रीजन था वो यह था कि खेती करने लायक जो जमीनें थी वो बहुत सीमित थी, और सीमित रहने के कारण आए दिन जो बाहर से, पश्चिमी इलाके से जो पशुपालक समुदाय थे, उसमें से एमिराइट समुदाय के लोग, ऑसीरियन, अक्कदी, ये अलग अलग समुदाय के लोग माइग्रेट करके इन इलाकों में वो पहुंचते थे। और न केवल वो वहां जाते थे, बल्कि यहाँ जाने के बाद वे अपना, कई बार ऐसा भी हुआ कि वे अपना प्रभुत्व, अगर हम बात करें कि मारी शहर में एमोराइट समुदाय ने अपना शासक नियुक्त किया था, यानी कि वहां के स्थानीय लोगों को पराजित करके उस वहां का जो है उसको कब्जे में ले लिया, अपना शासक बनाया। और न केवल अपना शासक बनाया, बल्कि अपने देवता के लिए वहां मंदिर भी बनवाए। उनका जो देवता था, जो स्टेपी प्रदेश में पूजनीय था, डैगन देवता, उनके लिए उन्होंने वहां मंदिर भी बनवाए। तो इस तरह से एक तरह से कहिए कि ये जो माइग्रेट करके जो लोग पहुंचते थे, प्रवासी जो लोग थे, वो अक्सर जो है दूर दराज से, बाहर से पहुंचते रहते थे और वहां बस जाते थे। तो उर नगर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी जो है बाहर से लोग पहुंचे, वहां के स्थानीय लोगों से इसकी छिटपुट लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई होने के बाद उन्होंने अपना, एक तरह से कहिए कि वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब सवाल था कि उर नगर का जो है वो शहर में तब्दील कैसे हुआ। तो इसके पीछे की जो कहानी है, शहरीकरण की जो बात है, तो जैसे ही हम शहरीकरण की बात करते हैं तो शहरीकरण के पीछे कुछ मुख्य कारण होता है। हर शहर के पीछे उसका एक ऐतिहासिक कारण होता है। जैसे कुछ शहर मंदिर शहर होते हैं, कुछ शहर मंदिर शहर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वैसे शहर जो किसी खास देवी देवता के मंदिर होने के कारण वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और लोगों के आवाजाही ने, लोगों के एक तरह से प्रवास ने क्या किया, उस इलाके को इतना ज्यादा घना बना दिया कि धीरे धीरे वे शहर में तब्दील हो गए। कुछ शहर ऐसे हैं जो कि व्यापारिक शहर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जहां पर व्यापार की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कृषि के अलावा भी बहुत सारी अन्य आर्थिक गतिविधियां जहां पर होती है, वहां पर
वहाँ की जो आबादी होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, गांव से दूर दूरस्थ लोग भी वहाँ धीरे धीरे पहुँचते हैं और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में ये शहर व्यापारिक शहर कहलाते हैं। कुछ बंदरगाह शहर की श्रेणी में आते हैं। बंदरगाह शहर यानी कि वैसा शहर जो किसी खास बंदरगाह के होने के कारण वहाँ शहर जो है निर्माण हुआ या शहर के रूप में वो इलाका तब्दील हो गया। तो ऐसे शहरों को बंदरगाह शहर कहा गया है। जबकि कुछ शहरों को शाही शहर या राजधानी शहर भी कहा जाता है। राजधानी शहर अक्सर राजा जिस इलाके को अपनी राजधानी घोषित करता है वहां पर एक तरह से कहीं बहुत तेजी से आबादी बढ़ती है, वहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ऐसे में वह शाही शहर या राजधानी शहर के रूप में वो जाना जाता है। तो यहां भी अगर हम उर नगर की बात करें तो उर जो है इसको हम लोग यदि व्यापारिक नगर हम कहें, व्यापारिक नगर, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उर नगर जो था यहाँ पर कृषि के अलावे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का यह एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर लोग बहुत सारी चीजों का व्यापार करते थे, शिल्प उत्पादन का कार्य था। तो इस तरह से वहाँ की जो आबादी थी वो बहुत तेजी से बढ़ी और धीरे धीरे यह शहर के रूप में तब्दील हो गया। आमतौर पर व्यापार में वे करते क्या थे, तो व्यापार में आयात निर्यात का काम होता था, जिसमें से जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे लकड़ी, सोना, चांदी, कांसा, सीपी आदि वस्तुओं का आयात करते थे। क्योंकि इन इलाकों में ये बेशक पशुपालन के क्षेत्र में या कह लीजिए कि कृषि के मामले में बेशक ये आत्मनिर्भर थे, लेकिन खनिज संसाधनों के मामले में यह जो इलाका था यह पिछड़ा हुआ इलाका था। इनके पास इतनी अच्छी लकड़ी नहीं थी, या खजूर का जो लकड़ी होता था खजूर के पेड़ का, वो इतना मजबूत या इतना लाभदायक नहीं होता था कि उससे वो बड़े बड़े नाव बना सके। तो ऐसे में लकड़ियों के लिए उसे बाहर निर्भर रहना पड़ता था, वैसे उसको वे आयात कराते थे। रही बात सोना चांदी, तो इसको भी वो तुर्की, ईरान, अपने पड़ोसी जो है इलाकों से वो आयात करते थे। इस तरह से वे, और इसके बदले वो निर्यात क्या करते थे, तो वस्त्र निर्यात करते थे। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लेखन कला के विकास की। लेखन कला के विकास। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सबसे पहली लिखित पट्टिकाएं पाई गई है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पट्टिकाओं में जो लिपि पाई गई है उसको कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि कहा गया है। इस लिपि को पढ़ने के लिए या इस लिपि को पढ़ने में जो सफलता मिली है वो है हेनरी कॉलिंसन को इसमें सफलता मिली है। किस वर्ष मिली है, तो 1850 में, 1850 ईस्वी में इसे पढ़ने में सफलता हासिल। अच्छा, इसकी लिपि भले किलाक्षर लिपि, लेकिन इसकी जो भाषा थी, इसकी जो भाषा रही, शुरुआती समय में सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल हुआ इसमें, और बाद में 2000 ईसा पूर्व के बाद इसकी जो भाषा थी वो अक्कदी भाषा ने ले लिया। और अक्कदी भाषा जो है लगभग 2000 वर्षों तक इसका प्रयोग होता रहा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लेखन कला का विकास 3200 ईसा पूर्व में जो है
मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। इसकी जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि या किलाकार लिपि थी। इसको जो पढ़ने में सफलता मिली है वो 1850 में हेनरी कॉलिंसन को मिली है। और इसकी जो भाषा थी, शुरू में इसकी भाषा सुमेरियन थी, बाद में इसकी भाषा अक्कदी भाषा बन गई। तो इस तरह से लेखन कला के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अब प्रश्न है कि आखिर यहाँ पर लेखन कला की शुरुआत हुई कैसे और इसका क्या तरीका था। तो आमतौर पर जो व्यापारी थे वे अपने हिसाब किताब को अस्थायी रूप से भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने लिखने की शुरुआत की होगी, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में जो है वे पहले मौखिक हिसाब किताब रखते थे, लेकिन जब आयात और निर्यात का दायरा बढ़ता गया तो फिर उसे लिखित हिसाब किताब रखने की जरूरत महसूस हुई और फिर उन्होंने किलाक्षर या किलाकार लिपि को ईजाद किया, इसको शुरू किया। और स्टार्टिंग में इसकी जो प्रक्रिया थी या कह लीजिए कि इसको लिखने की जो प्रक्रिया थी वह था कि मिट्टी की वे पट्टिका पहले बनाते थे, गीली मिट्टी की, और उस पट्टिका में वे सरकंडे की नोक से वो उकेर कर लिखते थे और लिखने के बाद जो है उसे सुखा देते थे और सुखाने के बाद इसे पका भी दिया जाता था ताकि ये अस्थायी रूप से भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए रह जाए। तो इस तरह से किलाक्षर लिपि की बहुत सारी पट्टिकाएं मिली है जो इस बात का एक तरह से कहिए कि साक्ष्य है कि वहां पर लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्या साक्षरता दर कैसी थी, मतलब वहां के लोग कितने पढ़े लिखे थे। तो निश्चित रूप से अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो इसका कोई हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है या इतिहासकारों में भी इसका कोई एक तरह से कहिए कि एक आंकड़ा कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी और जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे वे नगर में बहुत सम्मानित व्यक्ति होते थे या राजा की नजर में भी वो बहुत सम्मानित होते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें साक्षरता दर की तो इसका एक तरह से कहिए कि ये साक्षरता दर बहुत कम थी। वहां पर जिनको पढ़ना लिखना आता था उसे समाज में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस लिपि की देन क्या है। लिपि की देन, अगर उन्होंने लेखन कला दिया दुनिया को तो इस लेखन कला के क्या क्या लाभ हुए। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और उस सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने दुनिया को न केवल लिखने पढ़ने की काबिलियत दी, न केवल शहरी जीवन के बारे में सिखाया, बल्कि बहुत सारे खगोलीय और गणितीय विद्या भी दिया। जैसे अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही वर्ष को 12 महीने में तब्दील किया। 12 महीने को 4 सप्ताह में उन्होंने डिवाइड किया था। एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटा को 60 मिनट में। आप देख सकते हैं कि आज भी हम लोग एक वर्ष को 12 महीना में ही उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि 12 महीना का ही एक वर्ष होता है। अभी हमारा क्या है, सोलर कैलेंडर चलता है। सोलर कैलेंडर है जो चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो जूलियन कैलेंडर चलता था। हालांकि इस्लामिक इतिहास की बात करें या इस्लामिक जगत की बात करें तो यहाँ पर हिजरी सन का इस्तेमाल होता है। हिजरी सन, यदि हम भारत में भारतीय कैलेंडर की बात करें तो भारतीय कैलेंडर में एक शक संवत आता है, शक संवत, और एक विक्रम संवत की बात होती है। खैर वो अलग चीज है। आज के समय में हम चाहे जितनी भी तरह से उसको डिवाइड कर लें, जितने तरह से हम गणना करें, लेकिन दुनिया को पहली बार गणना करने की जो सीख दी या गणना करना सिखाया वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने सिखाया। उन्होंने ही चंद्र वर्ष के तहत वर्ष को 12 महीने में तब्दील किया। 12 महीने, एक महीने को 4 सप्ताह में, एक
महीना को 4 सप्ताह में तब्दील किया, एक दिन को 24 घंटा में, एक घंटा को 60 मिनट में तब्दील किया। कहता है कि उसने इतना ही नहीं बल्कि उसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी थी। वे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी वो एक तरह से कहिए कि उसका आंकड़ा वो लगाते थे या उसके बताते थे कि सूर्य ग्रहण कब होना है, कैसे होना है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी जानकारी उन्होंने पूरी दुनिया को दी। अब प्रश्न ये है कि जो जानकारियां मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास थी, ये जानकारियां पूरी तरह से मिट जाती, ये जानकारियां हम तक नहीं पहुंचती यदि लेखन कला नहीं होता। इस लेखन कला ने ही, यानी कि लिखने की कला ने ही इन सारे गणितीय और खगोलीय विद्या को आज हमारे बीच में पहुंचाने में ये कामयाब रहे। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि लेखन कला ने ही मेसोपोटामिया की सभ्यता में और भी जिन जिन एक तरह से विद्याओं का एक तरह से ज्ञान था या जो जो ज्ञान उस समय था लोगों को, वह हम तक पहुंचाने में लेखन कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो आमतौर पर गांव में भी लोग रहते थे, शहरों में भी लोग रहते थे। शहर की अगर स्थिति की बात करें तो बिल्कुल शहरी सभ्यता उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन शहरों का विकास हो गया था। लेकिन शहर भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर हमको मिलते हैं, इतना नियोजित शहर वहां पर नहीं पाया गया है। अगर हम मेसोपोटामिया के शहर की बात करेंगे तो वहां की गलियां तंग है, रास्ते टेढ़ी मेढ़ी है। अगर हम भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ की गलियां सीधी है, सड़कें सीधी है। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के में जल निकास की बात करते हैं तो वहां जल निकास की कोई प्रबंध एक तरह से नहीं देखा गया, किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं देखा गया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की व्यवस्था उत्तम था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था जल निकास के लिए उन्होंने किया हुआ था। तो इस तरह से हम देखेंगे या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो नियोजित नहीं थे। अगर हम सामाजिक स्थिति के बारे में बताएं तो गांव में जो महिलाओं की स्थिति थी या समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी थी। क्योंकि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, वो पैतृक संपत्ति में एक तरह से कहिए कि वह उसकी अधिकारी होती थी। और पिता या पुत्र की पति और पुत्र की अनुपस्थिति में वे अपने व्यापार का संचालन कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। इस तरह से बहुत सारे अधिकार उनको मिले हुए थे। यदि हम बात करें धार्मिक जीवन की तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक स्थिति रही है वह हम लोगों के लिए एक तरह से कहिए कि हम उसको अपना पूर्वज ही मान सकते हैं। क्योंकि पूजा प्रार्थना की जो शुरुआत हुई है या मंदिर बनाने की जो शुरुआत हुई है, यह भी संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। क्योंकि सबसे पुराना मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर यदि मंदिर की बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में 5000 ईसा पूर्व, जिसको देवालय कहा गया है, यह सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर का केंद्र जो था या कह लीजिए कि जो मंदिर होता था उसकी जो आकृति थी वो आम घरों की तरह ही होता है, क्योंकि उसे देवता का घर माना जाता था तो इसलिए उसको बहुत अलग नहीं बनाया गया था। इसमें थोड़ा सा जो अंतर था, बीच बीच में दीवारें कहीं बाहर कहीं अंदर की तरफ मुड़ी होती थी, जो कि आम घरों में ऐसा नहीं था। मंदिर में अपने देवता को स्थापित करते थे, वे अपने देवता को एक तरह से उस देवता की पूजा करते थे। और वहां के मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो कुछ प्रमुख देवता हैं, उर देवता, बात करें उनके देवताओं की तो उर देवता जो कि चंद्र देवता को वो उर देवता कहते थे। और दूसरा इन्नना देवी जो युद्ध और प्रेम की देवी थी, इसकी वो पूजा करते थे। आमतौर पर वे मंदिरों में जाकर इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दही, अनाज, मछलियां आदि चढ़ाते थे। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने
देवता की पूजा करते थे, मंदिर बनाते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसके जो है उसमें चढ़ावा भी चढ़ाते थे। बाद के दिनों में मंदिरों में क्या हुआ, तो सीढ़ीदार मीनार बनाने का चलन चल गया। यानी कि एक इसको अगर हम एक शब्द में कहें, इसको जिगुरात कहा गया। जिगुरात, सीढ़ीदार मीनार, सीढ़ीदार मीनार। इसको स्वर्ग की पहाड़ी भी कहा जाता, स्वर्ग की पहाड़ी, जिगुरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मंदिरों में बाद में जिगुरात बनाने की परंपरा का चलन हुआ, जिसमें वे सीढ़ीदार जो है गुंबद बनाते थे, मीनार बनाते थे, और जिसको जिगुरात नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम देखें तो हमने उसके लेखन कला के बारे में भी देख लिया, हमने उसके शहरी जीवन को भी देखा, उसके व्यापार को भी देखा, साक्षरता दर को भी देखा। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एक तरह से कहिए कि JCERT द्वारा जारी किया गया है, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम उठाते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। लिखना पड़ेगा बोर्ड में, टाइम लग जाएगा। क्या करें, सीधा बता दे। अच्छा ठीक है, तो कम से कम 5 बजे तक। चलो शुरू करो। शुरू है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आमतौर पर 11 का जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन से के चैप्टर से ही है। पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ सुमेरियन, अराइमिक, अक्कदी और असीरियन। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुमेरियन भाषा। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन। क्योंकि पहली, मैंने पढ़ाने के क्रम में बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता
तीन सभ्यताओं से मिलकर बनी है या तीन सभ्यताओं का ही योग है, जो सुमेरियन सभ्यता है, फिर अक्कदियन सभ्यता है, फिर असीरियन सभ्यता है। तो निश्चित रूप से सुमेरियन सभ्यता यदि सबसे पहले थी तो सबसे पहली ज्ञात भाषा भी सुमेरियन ही होगी। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की खोज कब प्रारंभ हुई, यानी कि किस वर्ष इसको खोजना शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब है 1840 ईस्वी में मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज की शुरुआत हुई। तीसरा जो क्वेश्चन है वह सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से यह इसका भी जवाब पहले ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तीन सभ्यताओं का योग है, सुमेरियन सभ्यता, अक्कदियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता के बाद अक्कदियन सभ्यता आया, इसका मतलब अक्कदियन भाषा का इस्तेमाल उसके बाद शुरू हुआ, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है इस भाषा की बहुलता देखी गई या इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग देखा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। इसको झूलते बाग को अंग्रेजी में हैंगिंग गार्डन कहते हैं। आमतौर पर जीके में यह क्वेश्चन कई बार देखने और सुनने को मिलता है, हैंगिंग गार्डन, झूलता बाग। तो निश्चित रूप से झूलता बाग पुरानी सभ्यताओं में से चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता किस सभ्यता की देन है। तो अगर आप आंसर जान रहे हैं तब तो एक क्लिक में ही आंसर आ जाएगा। अगर नहीं जान रहे तो आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, छांटेंगे कैसे। तो चूंकि चीन की जो सभ्यता है, चीन की सभ्यता हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मिस्र की सभ्यता को भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो यह भी क्वेश्चन का हिस्सा संभवतः नहीं होना चाहिए। माया सभ्यता, इसका भी जिक्र कहीं नहीं है हमारे सिलेबस में, तो यह भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं बेबीलोनियन सभ्यता, यह इसका जिक्र है, हाँ इसका जिक्र है, क्योंकि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही ये तीसरा पार्ट है, या कह लीजिए कि बेबीलोनियन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से इसी सभ्यता की देन है हैंगिंग गार्डन। इसका एक राजा हुआ था, नेबुकदनेस्सर नामक राजा था, जिसने अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए हैंगिंग गार्डन बनवाए थे। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, कीलाक्षर लिपि को किस वर्ष पढ़ा गया। तो कीलाक्षर लिपि को 1830, 1840, 1820, 1850। अब इसमें भी आपको एलिमिनेट करना होगा कि जब इसमें 1840 में खुदाई शुरू हुआ तो इसका मतलब है 1830 में तो पढ़ा नहीं जा सकता, 20 में पढ़ा नहीं जा सकता, इसके बाद ही उसको पढ़ा जाएगा, तो यह 1850 इसका सही जवाब होगा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हालांकि हमारे पास तो लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर हम इस तरह से बताएं तो मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। आप व्यूअर से मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इस बारे में बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही लेकर हम चलें 11 के लिए खास करके, या हम पहले उस चैप्टर को पढ़ाएं फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करें। हम उम्मीद करेंगे इस पर आप अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।